हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज क्लास 11th के डे 15 की शुरुआत। मिरेकल सीरीज में हम लोग 45 वीडियोस के अंदर पूरी की पूरी 11th क्लास का सिलेबस खत्म करने वाले हैं। अभी अभी हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर खत्म किया है और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। कहने का मतलब अगर आपको अभी वेक्टर्स की जीरो नॉलेज है तो इस क्लास के बाद में आपको वेक्टर्स की सुपर नॉलेज मिल जाएगी। मतलब आप लोग फिजिक्स के अंदर जहां कहीं भी वेक्टर्स को यूज़ करना चाहोगे वहां पर बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो, सवालों को बहुत ही आसान बना सकते हो। हमारी इस सीरीज़ का टारगेट है आपके फियर ऑफ फिजिक्स को रिमूव करना, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गया तो आप बोर्ड्स भी फोड़ दोगे, नीट भी फोड़ दोगे, जेई का एग्जाम भी फोड़ दोगे। तो इस सीरीज़ को आपको किस एग्जाम के लिए यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है आपका फिजिक्स का डर दूर करना और आपको ये बताना कि फिजिक्स के सिलेबस को बहुत कम समय के अंदर किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वन टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज एंड द अदर टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं अपन। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? सो क्वांटिटीज दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू हैव कंप्लीट नोशन अबाउट देम। जैसे एग्जांपल ले लो फोर्स का। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके दोस्त ने आपके ऊपर 100 न्यूटन का धक्का लगाया, तो बताओ तुम किस तरफ गिरोगे? अब तुम इस सवाल का जवाब मुझे तब तक नहीं दे सकते जब तक तुम्हें मैं फोर्स की डायरेक्शन ना बताऊं। अगर दोस्त पीछे से धक्का लगा रहा है तो आप आगे की तरफ गिरोगे मुंह के बल, अगर आगे से धक्का लगा रहा है तो पीछे की तरफ गिरोगे पीठ के बल, अगर ऊपर से खोपड़ी के ऊपर मार रहा है तो आप जमीन में धंस जाओगे, ठीक है ना। तो हमें अगर फोर्स और उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उस फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो ये होता है कंप्लीट नोशन का मतलब, राइट। सो फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिनकी कंप्लीट जानकारी हमें उनकी डायरेक्शन के बिना नहीं मिल सकती, राइट। कि मान लो तुम्हें किसी एक ही पॉइंट के ऊपर मल्टीपल वेक्टर्स दिए जाएं और तुम्हें उनका कंबाइंड इफेक्ट पता करना हो, तो तुम उनको जैसे नंबर्स को ऐड करते हो ना वैसे ऐड नहीं कर सकते, जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो वैसे तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तुम्हें उनके लिए स्पेशल ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे जिनको वेक्टर एडिशन ऑपरेशंस या वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑपरेशंस कहा जाता है। सो वी नीड अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक वेक्टर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एटसेट्रा टू डील विद देम। जैसे यहाँ पर आपको करंट के बारे में मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा। नॉर्मली करंट जब हम यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वायर के अंदर कहाँ से कहाँ करंट फ्लो हो रही है, तो हमें लगता है कि यार करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड तो है ही साथ में डायरेक्शन भी है। लेकिन फिर भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे सपोज करो इधर से करंट आ रही है 5 एम्पियर की और इधर से करंट आ रही है सपोज करो 6 एम्पियर की, तो बताओ इस वायर के अंदर टोटल करंट कितनी जाएगी? तो आप जैसे नंबर्स को ऐड करते हो ना वैसे ही ऐड करोगे। टोटल करंट कितनी जाएगी? 11 एम्पियर। जबकि अगर इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता और इधर से 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता तो फिर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आप दोनों नंबर्स को ऐड करके पता नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि 5 + 6 11 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। बहुत सारी क्वांटिटीज़ है जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ है, जैसे पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, है ना। तो जैसे जैसे आप फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको पता पड़ता जाएगा कि हाँ यार कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ है। मेन सवाल जो आपको पूछना है अपने आप से वो यही पूछना है कि यार क्या इस क्वांटिटी के साथ मैं खेल सकता हूँ बिना इसकी डायरेक्शन के? अगर जवाब नहीं आता है इसका मतलब वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ डील करने के लिए तुम्हें उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। On the other hand, quantities that require only magnitude to have complete notion about them and algebraic operations are used to deal with them are called scalar quantities। जैसे distance, speed, mass, charge, energy, current, flux, ये सारी की सारी quantities क्या हैं? आपकी scalar quantities है। एक बॉक्स है, मैंने बोला इधर से आपने 5 किलोग्राम बेसन के लड्डू डाले और इधर से आपने 10 किलोग्राम मोतीचूर के लड्डू डाले, तो बताओ टोटल मास कितना होगा?
तो आप 10 + 5 15 किलोग्राम डायरेक्टली बता सकते हो, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे। तो इनका जो एडिशन ऑपरेशन है वो बिल्कुल एल्जेब्रिक एडिशन ऑपरेशन से मैच करता है। तो ये डिफरेंस होता है वेक्टर के अंदर एंड स्केलर क्वांटिटीज के अंदर। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। अब हमने ये जो वेक्टर नाम की नई कैटेगरी बनाई है, इनको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है, वी यूज एरोज टू ड्रॉ वेक्टर्स इन प्लेन ऑफ पेपर। तो हमारी जो स्क्रीन है या आपकी जो कॉपी है उसके प्लेन में अगर आप वेक्टर्स को ड्रॉ करना चाहते हो तो आप किसको यूज़ करते हो, एरोज को यूज़ करते हो, क्योंकि जो हमारा इंट्यूशन है डायरेक्शन को लेके वो बेसिकली एरोज की फॉर्म में ही है। जब भी हम डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग के अंदर एरोज ही आती है। एरो हेड जो होता है वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, और एरो की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है रिलेटिव मैग्नीट्यूड को। सो एरो हेड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड एरो लेंथ विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे अगर मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक 5 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करना होगा तो एरो हेड ने तो डायरेक्शन बता दी, और ये जो लेंथ है ये किसके प्रोपोर्शन में होगी, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होगी। कैसे, जैसे मान लो आपको कोई कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर 10 न्यूटन का या 12 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो तुम एरो हेड के द्वारा बता दोगे, और लेंथ 5 न्यूटन की जो लेंथ आपने ली थी उससे जस्ट डबल लोगे। तो अगर आपको मान लो 12 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करना है तो डबल से थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ लेके आप आसानी से उस फोर्स को ड्रॉ कर सकते हो। अगर मान लो पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको वेक्टर्स को ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे, तो फिर आप डॉट या क्रॉस सिंबल को यूज कर सकते हो। मान लो कोई ऐसा वेक्टर जो कि स्क्रीन से बाहर निकल के बिल्कुल सीधा आपकी तरफ आ रहा है, तो आप एरो को इमेजिन करो स्क्रीन से सीधा आपकी तरफ आती हुई, तो आपको केवल और केवल एरो का टिप दिखाई देगा, है ना। तो ऐसे बैकग्राउंड के अंदर आपको केवल और केवल एरो का टिप दिखाई देगा। तो ये बेसिकली किसका सिंबल हो जाएगा, वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ऐसे ही क्रॉस, अगर आप वेक्टर जाते हुए देख रहे हो स्क्रीन के अंदर तो आपको उस तीर का पिछवाड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना, मतलब वो जो पीछे फीडर्स लगे हुए होते हैं ना, तो क्रॉस का सिंबल सा बना हुआ रहता है वो आपको दिखाई देगा। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर गोइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अब हमें पेपर के प्लेन के अंदर वेक्टर्स को ड्रॉ करना आ गया, प्लेन से बाहर निकलते हुए और प्लेन के अंदर जाते हुए वेक्टर को ड्रॉ करना आ गया। हम सिंबल्स की फॉर्म में आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर वेक्टर्स के बारे में लिखना हो, मान लो कोई फॉर्मूला है उसके अंदर वेक्टर अगर हमें यूज़ करना हो तो हम लोग इंग्लिश लेटर्स का यूज़ करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं विथ एरो ऑन देम। और ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारी ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग एरो यूज़ करते हैं। कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसको बोल्ड के अंदर लिखा जाता है ना, मोटी शाही के अंदर लिखा जाता है। सो नोटेशन ऑफ वेक्टर, जैसे फोर्स वेक्टर हो गया, मोमेंटम वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, सबके ऊपर मैंने एरो का निशान लगाया। कारण पता पड़ गया होगा आपको कि मैंने एरो का निशान क्यों लगाया। तो इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जब दो वेक्टर्स को आप ड्रॉ करते हो तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे आने वाले सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वहां पर आप एंगल को यूज करोगे दोनों वेक्टर्स के बीच में, राइट। तो हम लोग एंगल कौन सा लेते हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया और एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, तो मैं चाहूँ तो इसको भी एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ले सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इस वाले एंगल को भी एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ले सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया, एक रूल बनाया कि हम लोग उस एंगल को हमारे फॉर्मूलाज के अंदर यूज करेंगे जो कि लेस देन 180 डिग्री है, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में जिसकी वैल्यू है। और हमें हमेशा वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर्स को पहले या तो टेल टू टेल यानी कि दोनों की पूंछ को मिला के, या हेड टू हेड यानी कि दोनों के हेड को मिला के रखना होगा, तब जाके अपन उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहला रूल हो गया, प्लेस वेक्टर्स आइदर हेड टू हेड और टेल टू टेल मैनर, है ना। और दूसरा हो गया कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो है वो हमेशा कौन सा वाला लेना है, हमें 0 से 180 डिग्री वाला लेना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये हमारा F1 वेक्टर है और ये हमारा F2 वेक्टर है, बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। बहुत सारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि हाँ यार ये वाला एंगल सर ने 120 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होना चाहिए। जबकि मैंने आपको एक और रूल बताया था, आपको वेक्टर्स को पहले कैसे रखना है, या तो टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड रखना है। जैसे आप क्या करोगे, यहाँ से इस वेक्टर को उठाओगे और इसको आप आगे खिसका दोगे, अब दोनों की पूंछ एक जगह आ गई। तो अब ये वाला जो एंगल होगा ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 60 डिग्री। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है बच्चों, ये छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़े बड़े
कांड करवा देती है एग्जाम के अंदर, इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, बस यही इंपॉर्टेंट है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगर हमें वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना हो, मतलब वो जो एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस वाला सिस्टम है, अगर उसके अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है, मतलब बहुत आसान हो जाता है वेक्टर्स के साथ में डील करना। तो जो हमारे वेक्टर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, उसके अंदर हमारे वेक्टर के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। पहला कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग और तीसरा कॉम्पोनेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अब एक्स एक्सिस वाली जो डायरेक्शन है उसको आई कैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन को जे कैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और जेड डायरेक्शन को के कैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आई कैप, जे कैप और के कैप एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, है ना। तो हमारा इन जनरल कोई भी जो वेक्टर होगा ना, उसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि ये जो वेक्टर है ये ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स ax, ay और az है। अब आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ax, ay और az है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ax डिस्टेंस x डायरेक्शन के अलॉन्ग चलनी पड़ेगी, ay डिस्टेंस y डायरेक्शन के अलॉन्ग चलनी पड़ेगी एंड az डिस्टेंस z डायरेक्शन के अलॉन्ग चलनी पड़ेगी। तो ओवरऑल आपका जो वेक्टर हो जाएगा वो कैसे बनेगा, ax डिस्टेंस i कैप डायरेक्शन में, ay डिस्टेंस j कैप डायरेक्शन में, az डिस्टेंस k कैप डायरेक्शन में। तो ओवरऑल आपका वेक्टर हो जाएगा ax i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को यूजिंग आई कैप, जे कैप एंड के कैप इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर कोई वेक्टर हमें मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम उसकी पूरी चीर फाड़ कर सकते हैं, मतलब हम उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटा सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हो कि उसके एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स की वैल्यू कितनी है। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ax, वाई हो जाएगा ay एंड जेड कंपोनेंट हो जाएगा az, जो कि आई कैप, जे कैप और के कैप के रिस्पेक्टिव कॉफिशिएंट्स हैं। कोई आपसे पूछे कि बताओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब ay स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब az का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, जो आई कैप का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना है, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना है, ऐड करके होल रूट लेना है। जो क्वांटिटी आपको मिलेगी दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर। कोई पूछे बताओ वेक्टर की डायरेक्शन, केवल और केवल डायरेक्शन जिसको यूनिट वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कितनी है। तो देखो वेक्टर के पास में 2 चीजें होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो अगर वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो केवल और केवल क्या बच जाएगा, डायरेक्शन बच जाएगी। यही आइडिया हमने यूज किया है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है जिसको ए कैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब वेक्टर के नोटेशन के ऊपर कैप लगा देना आप, राइट, एरो की जगह। तो वो हमने कैसे डिफाइन किया है कि हमारे वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो भी चीज़ हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे ना तो वो हमेशा 1 आएगा, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो देखो अभी हम जो वेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, तो हमने वेक्टर उठाया है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमें दिया हुआ था और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड निकालना हमने ऑलरेडी सीख रखा है ना। कोई कहे कि बताओ वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है वो कितना होगा, तो अगर मान लो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में एल्फा एंगल बना रहा है तो जो कॉस एल्फा की वैल्यू होती है ना वो होती है एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ में अगर बीटा एंगल बना रहा है तो कॉस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सिमिलरली कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप नोटिस करो कि जो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू आप निकाल के देखना, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना तो आपको पता लग जाएगा कि यार इन तीनों का जो सम है वो तो हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो इसको आप डायरेक्ट एज अ फैक्ट ध्यान रख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना, पूरा का पूरा ऑपरेशन करते हैं एक वेक्टर का। तो हमें वेक्टर दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और इसकी पूरी चीरफाड़ करनी है। पूरी चीरफाड़ करने का मतलब क्या है कि अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ वेक्टर का x कॉम्पोनेंट कितना होगा, तो हम डायरेक्ट बता देंगे 2 होगा। कोई पूछे y कॉम्पोनेंट कितना होगा, डायरेक्ट बता देंगे -3 होगा। और z कॉम्पोनेंट कितना होगा, हम डायरेक्ट बता देंगे +6 होगा। तो इस तरीके से हम तीनों कॉम्पोनेंट्स निकाल सकते हैं। कोई पूछे कि बताओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर ऐड करके होल रूट ले लो, तो ये हो जाएगा √4 + 9 + 36 दैट इज √49 दैट इज 7। तो 7 हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। कोई कहे बताओ डायरेक्शन कितनी होगी या यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था वेक्टर को उठाओ, तो हमने 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप वेक्टर को उठाया और वेक्टर के मैग्नीट्यूड 7 से इसको डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से हमारा यूनिट वेक्टर हमें मिल गया। कोई कहे बताओ कॉस एल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 डिवाइडेड बाई 7। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -3 डिवाइडेड बाई 7। एंड कॉस गामा की वैल्यू कितनी होगी, 6 डिवाइडेड बाई 7। और आप वेरीफाई कर सकते हो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बस आपको मौका चाहिए, अगर कोई वेक्टर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया जाए तो आप उसका पूरा ऑपरेशन कर सकते हो, बहुत आसान है। अब अपन बात करते हैं हमारे वेक्टर एडिशन ऑपरेशन के बारे में। कब यूज़ आता है, जब एक ही पॉइंट के ऊपर मल्टीपल वेक्टर्स एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे सपोज करो कोई ब्लॉक है, उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो आप ये पता करना चाहते हो कि बताओ इन सारे के सारे फोर्सेस का नेट फोर्स किधर होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तब हमें वेक्टर एडिशन ऑपरेशन यूज़ करना होता है। तो वेक्टर एडिशन ऑपरेशन किस तरीके से यूज़ करना है ये डिपेंड करेगा कि हमें वेक्टर्स किस तरीके से गिवन है। अगर हमें वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म यानी कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखे हैं तब तो बहुत आसान है। जैसे मान लो हमें पहला वेक्टर दे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा वेक्टर दे दिया गया है -i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप, और हमें इन दोनों वेक्टर्स का सम करना है, एडिशन करना है। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली हमें कॉरेस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे i कैप का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 है, तो 2 और -1 को ऐड करना है, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा i कैप। यहाँ पर j कैप का कॉफिशिएंट 3 है और इधर -2 है, तो 3 और -2 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर भी आ जाएगा j कैप। k कैप का कॉफिशिएंट 5 है और 2 है, ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 7, तो इधर आ जाएगा आपका 7k कैप। तो अगर आपको वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है तो वेक्टर एडिशन ऑपरेशन करना बहुत ही आसान है। इंटरेस्टिंग कब होगा केस, जब हमें दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और उन दोनों के बीच का एंगल दे दिया जाए। अब की बार हमें वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं दे रखा, हमें एक्सप्लिसिटली बता रखा है कि ये वेक्टर इतने इतने मैग्नीट्यूड के हैं और इनको जब तुम ड्रॉ करोगे तो इनके बीच का इतना एंगल होगा। कहने का मतलब हमें पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि एरो की लेंथ, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इस वाले एरो की लेंथ, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेके हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो इन दोनों का जो कॉमन ऑरिजिन है, वहाँ से निकलने वाला जो डायगोनल होता है वो ही किसको रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरा वाला डायगोनल है वो भी फ्री फोकट में नहीं है, वो भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वाला डायगोनल रिप्रेजेंट करता है इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस को। जैसे मान लो ये वाला डायगोनल हमने लिया और इसकी एरो इधर लगाई, तो जिस तरफ एरो हेड है उसमें से जिस तरफ एरो टेल है उसको माइनस कर देना, ये उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि यहाँ पर b - a को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली वेक्टर्स को ड्रॉ करके पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, तो हम लोग इसी डायग्राम के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ है एरो की, वो a, b और थीटा की टर्म्स में कितनी होगी, और वो हमारा एक बहुत यूज़फुल फॉर्मूला बन जाएगा।
तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर a प्लस बी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाता है, ध्यान रख लेना, रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इतना आसान है। आप पूछोगे सर ये आया कहाँ से, तो बिल्कुल ब्रीफ के अंदर मैं बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री यूज़ करते हैं, तो हम लोग इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। अब ये लेंथ अगर a है तो ये वाली लेंथ हो जाती है a cos थीटा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई है, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है cos थीटा, तो बेस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस टाइम्स cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी a sin थीटा। अब आपका ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो जो हाइपोटेनस मतलब r का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, a sin थीटा के होल स्क्वायर प्लस b प्लस a cos थीटा के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसको आप जब सॉल्व करते चले जाओगे, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई पूछे बताओ दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला एज इट इज आप यूज कर सकते हो। कोई पूछे कि बताओ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल वेक्टर बी के साथ एंगल कितना है एंड ये वाला एंगल वेक्टर ए के साथ एंगल कितना है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जिस वेक्टर के साथ हमें एंगल निकालना है उसको डिनोमिनेटर के अंदर अकेला रखना है। तो जैसे मुझे ए के साथ में एंगल निकालना है तो मैंने ए को यहाँ पर अकेला रखा है, प्लस अब टेन थीटा, फॉर्मूला मेरा किसकी फॉर्म में है, टेन की फॉर्म में, ठीक है, जो एंगल है उसका टेन रेशियो में निकाल रहा हूँ, तो टेन ऑफ फाइव ए जो होगा ए के साथ निकाल रहा हूँ, तो ए को नीचे अकेला बैठा दिया और बी साइन थीटा ऊपर एंड बी कॉस थीटा नीचे। इस तरीके से फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। मान लो आपको बी के साथ में एंगल फाइंड आउट करना होता तो क्या करते, तो फिर आप बी को अकेला बैठाते, ऊपर ए साइन थीटा और नीचे ए कॉस थीटा आ जाता है। इस तरीके से आप चाहे तो ए चाहे बी दोनों में से किसी के भी साथ में एंगल निकाल सकते हो। एक तरीका ये भी है कि आप ए के साथ में एंगल निकाल लो और उसको टोटल जो एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच का उसमें से माइनस कर दो, तो अपने आप ही बी के साथ बनने वाला एंगल आपको मिल जाएगा। इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। मान लो दोनों वेक्टर्स जो हैं उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब cos 0 की जगह आप 1 रखोगे तो केवल और केवल बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और होल रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा a प्लस बी। तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो इस कंडीशन में मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी। अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और जैसे ही यहाँ पे आप -1 रखोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा सिंपली a माइनस बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर की ये जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू होती है जो कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होती है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपको बड़े मैग्नीट्यूड में से छोटे मैग्नीट्यूड को माइनस करना है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा केवल और केवल रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर मान लो हमारे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब है दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो सेम है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ पे a स्क्वायर की जगह तो a स्क्वायर ही रखोगे, वहाँ पर b की जगह भी आप a रख दोगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और मैंने 1 प्लस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिखाया था, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो आप यूज़ करोगे तो एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आपके पास में आ जाएगा। क्या आएगा कि अगर हमारा वेक्टर a और वेक्टर b दोनों सेम है तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a टाइम्स कॉस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2।
एक और स्पेशल कंडीशन देखते हैं कि अगर हमारे दोनों वेक्टर सेम है और थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 120 रखो, तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब कॉस ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 है ना, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट भी कितना आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। तो ये एक बहुत स्पेशल केस है कि अगर हमारे दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड वाले होते हैं और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर होता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। तो एक हमें रेंज मिल गई कि जो भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा ना, उसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो होगी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल, मिनिमम होगी दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के इक्वल, और हो सकता है एक स्पेशल कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि रिजल्टेंट हमारे दोनों ही वेक्टर्स के इक्वल हो जाए, है ना। तो ये एक रेंज मिल गई हमें। तो ये हमारा हो गया वेक्टर एडिशन ऑपरेशन। हमें जब भी मल्टीपल वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इस ऑपरेशन को यूज करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे काइंड ऑफ ऑपरेशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, या फिर जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, डॉट सिंबल हम लोग यूज करते हैं, तो इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोला जाता है। तो ये कब यूज आता है, व्हेन वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पे भी दो अलग अलग तरीके बना लेते हैं कि अगर हमें वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हों तो हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आई डॉट आई जो होता है, या जे डॉट जे जो होता है, या के डॉट के जो होता है, मतलब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो हमेशा जो वैल्यू मिलती है, खासकर यूनिट वेक्टर है तो 1, और अगर इन जनरल कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है ना। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के करोगे तो इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो आपके इन सारे के सारे रिजल्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर आप आई डॉट जे करोगे, जे डॉट के करोगे, या के डॉट आई करोगे तो आपको हमेशा रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अब अगर आपको कोई वेक्टर दिया जाए a जिसकी वैल्यू ये है, कोई दूसरा वेक्टर दिया जाए b जिसकी वैल्यू ये है, और कहा जाए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही करेंगे। तो 3 टर्म्स a के पास में है, 3 टर्म्स b के पास में है, ओवरऑल हमें 9 टर्म्स मिलेंगी। 9 में से कुछ टर्म्स के अंदर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के आएगा, और बाकी जो टर्म्स हैं 6 उनके अंदर आई डॉट जे या जे डॉट आई, जे डॉट के या के डॉट जे, के डॉट आई या आई डॉट के आएगा। आप खुद से करके देखना ये चीज़, है ना, तभी मजा आएगा आपको। तो हम देखेंगे कि जो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई वाली टर्म्स हैं वो तो सारी 0 हो जाएगी क्योंकि इनकी वैल्यू 0 है। तो केवल और केवल हमारे ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बचेगी, सिंपली ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड के इक्वल होगी। तो एज अ रूल आप ध्यान रख सकते हो कि जब भी हमें दो वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए जाते हैं तो एडिशन के टाइम पे जैसे हम कोफिशिएंट्स को ऐड करते थे, वैसे स्केलर प्रोडक्ट के टाइम पे अपन क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ओवरऑल ऐड कर देंगे। अब अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आता है ना, इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आ जाता है, तो हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो 100% 90 डिग्री होता है। तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए भी आप स्केलर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। आप क्या करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, देखो वो 0 के इक्वल है क्या। अगर वो 0 के इक्वल है तो पक्का दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, तो ये हमें पता चला इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन से। अगर हमें दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया जाए और दोनों के बीच का एंगल दे दिया जाए तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमें पहला वेक्टर दे दिया गया है तो इसकी लेंथ मिल गई a, ये दूसरा वेक्टर दे दिया गया है, इसकी लेंथ मिल गई b। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर अपन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे इस वेक्टर से हम लोग दूसरे वाले वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो ये लेंथ निकल के आएगी ये कितनी बचेगी, a cos थीटा। तो हमने a जो कि b की डायरेक्शन में नहीं है, तो हमने उसका कॉम्पोनेंट ले लिया जो कि b की डायरेक्शन में। तो जो थीटा वाली डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होता है ना, वो हमेशा
मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा होता है। तो ठीक है, तो इस वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर को दूसरे वेक्टर के पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना। तो a डॉट b का मतलब हो जाएगा आइदर b टाइम्स a cos थीटा लिख दो या फिर a टाइम्स b cos थीटा लिख लो। आप b का भी a के ऊपर प्रोजेक्शन ले सकते थे। तो ये ओरिजिनल डेफिनेशन होती है हमारे स्केलर प्रोडक्ट की, कि दो वेक्टर्स अगर हमें मैग्नीट्यूड दिया जाए, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल दे दिया जाए, तो स्केलर प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, एक नंबर होगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है ना। और बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते टाइम पे हम एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बताओ कंपोनेंट ऑफ a ऑन b कितना होगा, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको a cos थीटा होगा। अब चाहो तो a cos थीटा को आप ab cos थीटा डिवाइडेड बाय b भी लिख सकते हो, और ab cos थीटा का मतलब होता है a डॉट b, तो आप इसको a डॉट b डिवाइडेड बाय b भी लिख सकते हो। और वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, तो इसको चाहो तो आप a वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हो। तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ a वेक्टर का b वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कितना होगा, तो अगर आपको a और थीटा दे दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर मान लो आपको a डॉट b और b का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ कंपोनेंट ऑफ b ऑन a कितना होगा, तो ये आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, b cos थीटा होगा। चाहो तो इसको आप a b cos थीटा डिवाइडेड बाय a भी लिख सकते हो। a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब a डॉट b डिवाइडेड बाय a भी लिख सकते हो, मतलब a कैप डॉट b भी लिख सकते हो। मतलब जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है उसको, जिस वेक्टर पर कंपोनेंट लेना है उसकी डायरेक्शन यानी कि उसके यूनिट वेक्टर से अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे अगर हमारा a डॉट b पॉजिटिव है, इसका मतलब पक्का cos थीटा पॉजिटिव है, और cos थीटा पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब थीटा पक्का 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। अगर a डॉट b नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा पक्का 90 से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। अगर a डॉट b 0 है, इसका मतलब पक्का हमारा cos थीटा 0, और cos थीटा 0 कब होता है, जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो। अगर a डॉट b सिंपली ए बी के इक्वल है, तो ये तो केवल और केवल तब होगा जब हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और अगर हमारा a डॉट b माइनस ए बी के इक्वल है, तो ये तो केवल और केवल तभी हो सकता है जब थीटा 180 डिग्री हो। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है जो कि आपको डायरेक्ट ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं दैट इज क्रॉस सिंबल। तो यहाँ पर भी अगर हमें मान लो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए जाएं तो हमें कुछ रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है। तो i का i के साथ में, j का j के साथ में और k का k के साथ में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ये पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा, i का j के साथ में, j का k के साथ में और k का i के साथ में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ध्यान रखना i क्रॉस j होता है k के इक्वल, j क्रॉस k होता है i के इक्वल, और k क्रॉस i होता है j के इक्वल। यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस करो। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो भी एक वेक्टर है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। दूसरा, हम i से j की तरफ जा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है कि हम i से हमारी उंगलियों को j की तरफ, जो i वाली डायरेक्शन है उसके हेड से जो j वाली डायरेक्शन है उसके हेड की तरफ कर्ल कर रहे हैं। तो हमें अपने आप ही अंगूठा बता देगा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में होगा, और वही हमें मिल रहा है यहाँ पर। क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा k कैप डायरेक्शन के अंदर। तो हमें वेक्टर की डायरेक्शन निकालना भी आ गया वेक्टर प्रोडक्ट की। सिमिलरली अगर आप j से i की डायरेक्शन में जाओगे, है ना, तो आपकी बात j से आप i की डायरेक्शन में आओगे तो अंगूठा नीचे पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब माइनस z डायरेक्शन के अंदर पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब माइनस k कैप के इक्वल हो जाएगा।
तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता था, आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, जबकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप ए क्रॉस बी करोगे और अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो आपको सेम मैग्नीट्यूड तो मिलेगा बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। मतलब ए क्रॉस बी जो होगा डायरेक्शन वाइज अगर अपन लिखे तो नेगेटिव टाइम्स बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये सारे के सारे रिजल्ट्स हम लोग याद कैसे रखें, तो हम लोग इस साइकिल को याद रख सकते हैं। तो अगर मान लो हमें आई क्रॉस जे करना है तो हम आई से जे की तरफ जाएंगे, ये हो गया आई क्रॉस जे, तो अपने आप ही हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, के मिलेगा। अगर हमें जे क्रॉस के करना है तो हम जे से के की तरफ जाएंगे तो अपने आप ही रिजल्ट क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। अगर मान लो तुम उल्टा चल रहे हो, अगर तुम जे क्रॉस ए आई करोगे तो फिर तुम्हें रिजल्ट तो के कैप मिलेगा, बट क्योंकि तुम उल्टा चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहे हो, तो तुम्हें माइनस साइन यूज़ करना होगा। तो ऐसे तुम इस साइकिल के थ्रू इसको ध्यान रख सकते हो। और अब आते हैं हम कि अगर हमें दो वेक्टर अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए जाए, मतलब पहला वेक्टर हमें दे दिया जाए ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर हमें दे दिया जाए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो हम लोग इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट का यूज़ कर सकते हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके अंदर जो फर्स्ट रॉ होती है वो तो किसको रिप्रेजेंट करती है, आई कैप जे कैप और के कैप को रिप्रेजेंट करती है। जो सेकंड रो है वो पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो थर्ड रो है वो दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ऑर्डर मैटर करता है, ध्यान रखना। और आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, जैसे सपोज करो आपको आई कैप का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है कि फाइनली कितना होगा, तो आप इसको और इसको गायब कर देते हो, बचे ये चारों। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों को और इन दोनों को, और इसमें से इस प्रोडक्ट को आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो देखो आपको क्या मिलेगा, आई कैप का कोफिशिएंट ए वाई टाइम्स बी जेड माइनस ए जेड टाइम्स बी वाई। फिर यहां पर आप माइनस जे कैप का कोफिशिएंट फाइंड आउट करोगे, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ऐसे लिख लेते हो आई कैप एक खाली ब्रैकेट माइनस जे कैप एक खाली ब्रैकेट एंड प्लस के कैप एक खाली ब्रैकेट, है ना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और फिर जिस तरीके से मैंने कोफिशिएंट लिखना बताया उस तरीके से आप कोफिशिएंट लिख सकते हो। जैसे जे कैप का कोफिशिएंट लिखना है तो आप इसको और इसको गायब कर दो, तो आप प्रोडक्ट करोगे किसको, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। अगर आपको के कैप का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो इसको प्रोडक्ट करोगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से आप आपका क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। बट ये तरीका है करने का। और अगर मान लो हमें वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और दोनों के बीच का एंगल दे दिया जाए, हर ऑपरेशन के अंदर दो कैटेगरीज डिवाइड करी है हमने। यदि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में वेक्टर्स दिए जाते हैं तो कैसे करेंगे उस ऑपरेशन को, और अगर हमें वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी देखते हैं। तो हमें पहले वेक्टर की लेंथ दे दी गई है, दूसरे वेक्टर की लेंथ दे दी गई है और दोनों के बीच का एंगल दे दिया गया है, और बोला गया है कि बताओ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और डायरेक्शन हम लोग किसके थ्रू निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। हम पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के हेड की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करते हैं, राइट हैंड की उंगलियों को। तो अंगूठा हमें बता देता है कि जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होती है वो पक्का ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होती है। सो इट कैन बी फिगर्ड आउट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो हमने देखा कि पक्का जो ए क्रॉस बी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, जो पक्का ए क्रॉस बी होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, इवन ए और बी का जो पूरा का पूरा प्लेन है उसके ही परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में तुम अपनी उंगलियां घुमाओगे पक्का अंगूठा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इवन हमारा जो ए क्रॉस बी है वो ए और बी को मिला के जितने भी वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं, मतलब C1 टाइम्स ए प्लस माइनस C2 टाइम्स वी, कुछ भी हो सकता है, 3a प्लस 2 भी हो सकता है, 5a माइनस 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे वेक्टर्स ए और बी के प्लेन के अंदर है, तो पक्का हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन सभी तरीके के वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। अगर हमारा ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब या तो ए 0 है या बी 0 है। नॉर्मली मैग्नीट्यूड 0 नहीं दिया जाता आपको, यानी कि पक्का साइन थीटा 0 है।
इसका मतलब थीटा या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, या तो वेक्टर्स पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल है। उस कंडीशन में दोनों का स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो केवल और के लिए तभी पॉसिबल है जब थीटा 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, मतलब हमारे दोनों वेक्टर्स आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो। और हमारे ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो मैक्सिमम होता है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कब? जब हमारे दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तब। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। अब आप केवल और केवल इन रिजल्ट्स को ध्यान रखना और मेरे साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको नॉर्मली वेक्टर्स को लेके डराया जाता है। तेरे को पता है, तुम्हें पता है, सबसे पहले बच्चा जब डरता है ना, वो वेक्टर नाम के टॉपिक से डरता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार अजीब अजीब से सिंबल्स, कैप लग रही है, आई कैप, जे कैप, के कैप आ रहे हैं, तो बच्चा घबरा जाता है। जबकि ये जस्ट सिंबल्स हैं, ये हमारे बनाए हुए रूल्स हैं। उन रूल्स को आप ध्यान रख लो बस, केवल और केवल, और उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो ध्यान रख लो। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप बड़ी आसानी से वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू वेक्टर्स ए एंड बी lie in a plane, another vector c lies outside this plane, then the resultant of these three vectors a plus b plus c can be 0, cannot be 0, lies in the plane containing a and b and lies in the plane containing b and c। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा फंडा वर्क करेगा? तो हमने देखा था कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, दैट इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब अपनों ने पैरेललोग्राम लॉ बनाया था तो हमने वेक्टर a को भी हमारी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ किया था, वेक्टर b को भी हमारी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ किया था, और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था उसको भी हमने स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ किया था। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है इज कोप्लेनर, ये उसी प्लेन के अंदर होता है जिसमें आपका वेक्टर a एंड वेक्टर b है। ये फंडा यहां पर वर्क करेगा। तो अगर a और b का रिजल्टेंट a और b के प्लेन के अंदर ही है तो उसको कैंसिल आउट करने वाला वेक्टर जो है वो भी a और b के प्लेन में होना चाहिए, जबकि c जो है इट इज आउटसाइड दिस प्लेन। इसका मतलब c कैन नॉट कैंसिल आउट वेक्टर r। तो भाई तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 तो तब होगा ना जब किन्हीं भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को तीसरा वेक्टर क्या कर रहा हो, कैंसिल आउट कर रहा हो, और यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 0, राइट। चलो आगे देखते हैं। टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू c and a square plus b square is equals to c square, which of the following statement is correct। तो हमारा जो वेक्टर c है वो वेक्टर a और b के वेक्टर एडिशन के इक्वल है, मतलब a और b का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो c का जो मैग्नीट्यूड होगा फॉर्मूले के हिसाब से कितना होना चाहिए, पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पहला वेक्टर टाइम्स दूसरा वेक्टर टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें c किसके इक्वल दे रखा है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब आपका ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, 0। अब a और b मैग्नीट्यूड 0 है नहीं तो पक्का कॉस थीटा ही क्या होगा, 0 होगा, मतलब थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि a और b जो हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेज विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो मैंने बताया था कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, इसके बीच में होता है ये। तो आप देखो कि कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है और उसकी जो रेंज है उसके अंदर 2 न्यूटन आता है। तो अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन उठाएं
तो फर्स्ट ऑप्शन का जो रिजल्टेंट होगा कम से कम कितना हो सकता है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 2 न्यूटन, नॉट 2 न्यूटन, 2+2 करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 4 न्यूटन। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं अपन 1 और 1 का डिफरेंस करेंगे तो 0 और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है 2 न्यूटन। तीसरा 1 और 3 का डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है 4। और चौथा देखते हैं 1 और 4 डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा और अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 2 न्यूटन का जो फोर्स है ना, वो इसके अंदर लाया करता है, इसके अंदर लाया करता है और इसके अंदर लाया करता है। मतलब इन तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर तो हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन के फोर्स को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। केवल और केवल इसमें पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट 3 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो 2 न्यूटन का फोर्स जो है वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो हमसे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेज विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का फोर्स कौन सा वाला पेयर नहीं दे सकता, हमारा फोर्थ पेयर नहीं दे सकता। डायरेक्ट पूछा गया इसमें, तो कैंसिल आउट करने की भी बात नहीं गई। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Which of the following sets of concurrent forces may be in equilibrium? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है जिनका वेक्टर सम कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर भी अपन वही फंडा अपनाएंगे। अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो फोर्स है वो है 1, 3 एंड 5। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 4। अब अगर 5 हमारा इस रेंज के अंदर होता तब तो ये कैंसिल आउट कर देता रिजल्टेंट, लेकिन हमने देखा 5 तो हमारी रेंज से बाहर है। इसका मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एफ नेट जो है वो आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन के अंदर देखें तो ये हो जाएगा 3, 5 एंड 9। इन दोनों की रेंज देखो, मिनिमम होगा 2 एंड मैक्सिमम होगा 8। यहाँ पर भी 9 जो है वो रेंज से बाहर है। इसका मतलब यहाँ पर भी एफ नेट जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। माने वहाँ पे नॉट इक्वल टू रख दो। तीसरा ऑप्शन देखो 3, 5 और 6, 3, 5 और 6। तो रेंज देखो तो मिनिमम हो जाएगा 2, मैक्सिमम हो जाएगा 8। अब 6 हमारा रेंज के अंदर आता है, इसका मतलब हो सकता है कि हमारा नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में भी करके देखना, 3 और 5, मिनिमम 2, मैक्सिमम 8, 15 हमारी रेंज से बाहर है, मतलब कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है एंड बी के इक्वल है। मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, देन ए माइनस बी मे बी इक्वल टू, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल होता है तो हमारे रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर हो जाता है, ट्वाइस ऑफ ए टाइम्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाता है। और ए और बी का मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो और रिजल्टेंट भी उसके सेम हो तो फिर पक्का थीटा भी कितना हो जाता है हमारा, 120 डिग्री हो जाता है। हमने डायरेक्ट ये रिजल्ट पढ़ा था तो हमें सारी चीज़ें पता पड़ गई। अब हमारे a माइनस बी का जो रिजल्टेंट, a माइनस बी की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, तो दूसरे की जगह भी मैं a रख सकता हूँ, माइनस ट्वाइस ऑफ पहला वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वेक्टर, दोनों की जगह मैं a रख दूंगा, टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। कॉस 120 को आप लिख सकते हो कॉस 90 + 30, मतलब माइनस साइन 30। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3a स्क्वायर, है ना, यानी कि √3 टाइम्स a। ये हमारे a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट नॉलेज काम में आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड वाला हो तो पक्का दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लिया। इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, यहाँ पर भी जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट,
और जो रिजल्टेंट है उसका वेक्टर भी कितना है, यूनिट। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी आर मतलब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल एंड b के इक्वल है। कहने का मतलब यहाँ पर भी थीटा कितना है, 120 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो √3 टाइम्स a हो जाएगा, और a यहाँ पर कितना दे रखा है हमें 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से पिछले क्वेश्चन को ही आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो यहाँ पर। वेक्टर P makes angle alpha beta gamma with x, y and z axis respectively, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is। तो हमने देखा था कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब cos square alpha को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे तो आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर alpha, cos square beta को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख रहे हो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू आ रही है 3 माइनस 1 दैट इज 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको चाहो तो एज ए फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हो। Forces 3 Newton, 4 Newton and 12 Newton act at a point in mutually perpendicular direction। इसका मतलब 3 न्यूटन आप मान सकते हो x डायरेक्शन यानी कि i कैप डायरेक्शन, 4 न्यूटन को आप मान सकते हो y डायरेक्शन मतलब j कैप डायरेक्शन, एंड 12 न्यूटन को आप मान सकते हो z डायरेक्शन मतलब k कैप डायरेक्शन। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड तो अब अपन आसानी से निकाल ही सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 एंड 12 का स्क्वायर करोगे 144, 144 प्लस 16 करोगे 150, 160, 169, √169 यानी कि 13 आपका आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। वेक्टर P हमें दे रखा है, Q हमें दे रखा है, R परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। और डॉट प्रोडक्ट मैंने कैसे निकालना सिखाया था, कॉफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर, इधर a को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2a, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3a प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a टाइम्स a माइनस 3 प्लस 1 टाइम्स a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू या तो -1 आ सकती है या a की वैल्यू 3 आ सकती है। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, 2 वेक्टर्स p एंड q आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल थीटा, which of the following is the unit vector perpendicular to p and q। तो अब देखो p के भी परपेंडिकुलर हो, q के भी परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब a की वेक्टर हमारा कैंडिडेट बन रहा है दैट इज p क्रॉस q, क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों ही वेक्टर्स के जो कंस्टिट्यूएंट वेक्टर्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। बट इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें यूनिट वेक्टर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, p टाइम्स q टाइम्स साइन थीटा। तो ये जो चीज़ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। p क्रॉस q डिवाइडेड बाय pq साइन थीटा, है ना। Which of the following is the unit vector perpendicular to P and Q। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे P कैप दे रखा है, क्रॉस Q दे रखा है ना। तो P कैप दे रखा है, या तो यहाँ पे P वेक्टर होना चाहिए, है ना, तब जाके तो हमारा सही हो जाएगा। और अगर अपन P क्रॉस Q करें तो फिर नीचे केवल और केवल साइन थीटा आना चाहिए। देखो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मान लो अपन को ऑप्शन यही दिए हुए हैं, तो एक तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा p q साइन थीटा। यहाँ तक तो अपन कर ही चुके थे। अब हमें चारों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे p कैप दे रखा है ना, मैंने देखा नहीं था इसलिए मैंने लगा दिया था।
तो अब अपन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो P को आपने P के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, तो ये बन जाएगा आपका P कैप, और Q को Q के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, तो क्रॉस Q कैप डिवाइडेड बाय नीचे अकेला रह जाएगा साइन थीटा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है जल्दीबाजी में इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर गलती होने का। If A cross B is equals to 0, B cross C is equals to 0, then the angle between A and C may be। तो देखो A क्रॉस B 0 होने का मतलब क्या है कि वेक्टर A एंड वेक्टर B आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। एंड B क्रॉस C 0 होने का मतलब क्या है कि वेक्टर B और वेक्टर C ये भी आपस में एक दूसरे के आइदर पैरेलल होंगे और एंटी पैरेलल होंगे। तो अगर A और C को आप देखोगे तो A और C जो होंगे वो भी आपस में या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। मतलब एंगल या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, 0 डिग्री हो सकता है। फॉर अ बॉडी एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन इट्स वेलोसिटी। तो हमें बता दिया कि वेलोसिटी आप क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। मतलब हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो मैंने आपको कैसे करना सिखाया था, एक डिटर्मिनेंट बनाना सिखाया था जिसकी फर्स्ट रो थी आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर जो पहला वेक्टर है उसके कोफिशिएंट यानी कि 1, -2 एंड 3, और जो दूसरा वेक्टर है उसके कोफिशिएंट दैट इज 1, 1 एंड 1। फिर मैंने आपको ब्रैकेट्स बनाना सिखाया था, आई कैप इसका ब्रैकेट फिल करेंगे, माइनस जे कैप इसका ब्रैकेट फिल करेंगे, प्लस के कैप इसका ब्रैकेट फिल करेंगे। और ब्रैकेट कैसे फिल करना सिखाया था, आई कैप वाला ब्रैकेट फिल करना है तो इन दोनों को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। तो ये आ जाएगा आपका -2 -3। फिर जे कैप वाले में भरेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3। के कैप वाले को भरेंगे तो 1 -2। कैलकुलेशन में थोड़ा केयरफुल रहना, जल्दीबाजी मत करना। तो -2 -3 -5 हो गया, तो -5 आई कैप। 1 -3 करेंगे, -2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 जे कैप। एंड ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया +2 दैट इज 3 के कैप। ये हमारा आंसर आना चाहिए, -5 आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन बाय दीज टू वेक्टर्स। तो अगर हमें दो वेक्टर्स दिए जाएं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, और इनको मिला के एक पैरेललोग्राम बनाया जाए तो इसका जो एरिया होता है ना वो पक्का किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। इसी तरीके से ट्राइंगल का एरिया, मान लो ये आपको एक वेक्टर दे दिया गया है ए और ये आपको एक वेक्टर दे दिया गया है बी, और इन दोनों की हेड्स को मिला के एक ट्राइंगल बनाया गया है, तो इसका जो एरिया होता है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए क्रॉस बी। भाई जो पैरेललोग्राम बनाओगे उसका आधा हो जाएगा ना, तो हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है। तो हमारा एरिया हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, 3 1 -2 एंड दूसरा वेक्टर हो जाएगा 1 -3 एंड 4। ठीक है, तो पहले वेक्टर निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आई कैप वाला ब्रैकेट हो जाएगा हमारा, माइनस जे कैप वाला ब्रैकेट हो जाएगा हमारा, एंड प्लस के कैप वाला ब्रैकेट हो जाएगा हमारा। ध्यान से कैलकुलेशन करना। तो ये हो जाएगा 4 -3 -2 करोगे तो +6 यानी कि -6 हो गया। माइनस जे वाला ब्रैकेट भरोगे तो 3 × 4 करोगे 12, -2 × 1 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। के कैप वाला ब्रैकेट -3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो -9, -2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। चलो सॉल्व करो। तो 4 - 6 करोगे तो माइनस का 2 आई कैप, 12 एंड +2 यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस का 14 जे कैप, एंड -9 -1 करोगे तो माइनस का 10 के कैप। ये हमारा वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा
होल अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। तो ये हो गया आपका 196 प्लस 4 करोगे दैट इज 200, 300, तो रूट 300 हो गया। रूट 300 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 रूट 3 लिख सकते हैं, 100 का रूट तो बाहर आ गया, तो इतना हमारा एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट, प्लस का और नेगेटिव का, तो ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला हमारे पास में है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका फॉर्मूला भी हमारे पास में है। रूट तो दोनों तरफ ही आएगा, हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर चला गया, इधर लेके आओगे तो 4ab कॉस थीटा हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा पक्का कितना होना चाहिए आपका 0, यानी कि थीटा हो जाना चाहिए आपका 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप बेसिकली जो पैरेललोग्राम बनाओगे ना, वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, a और b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, डायगोनल्स आपके इक्वल होने चाहिए। देन द एंगल बिटवीन a एंड b, तो आइदर रेक्टेंगल बनेगा और स्क्वायर बनेगा। भाई रेक्टेंगल के केस में और स्क्वायर के केस में ही डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और दोनों ही केसेस में a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना, बिना कैलकुलेशन के। ये देखो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है √3 टाइम्स a डॉट b, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हो जाता है a b साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स a डॉट b हो जाता है a b कॉस थीटा। a b से a b चला गया, इसका मतलब tan थीटा कितना हो गया, √3 हो गया, इसका मतलब थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। चलो पहला काम हो गया। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला हमारे पास में है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना, 1/2 होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, ट्वाइस भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल पावर 1/2। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फटाफट से, 6 वेक्टर a थ्रू f हैव द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस इंडिकेटेड इन द फिगर। चलो बहुत बढ़िया बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा कि b और e जो है वो मिला के f के इक्वल हो सकते हैं। अब देखो कैसे हो सकते हैं, तो b तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और e हमारा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। b हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और e हमारा इस डायरेक्शन में, तो पक्का इन दोनों का रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि कतई f से मैच नहीं कर रहा। f तो किस डायरेक्शन में है आपका, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा b प्लस ई, मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी और सी, तो अब की बार आपने बी को सी के साथ ऐड किया है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम बनाओगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, बी प्लस सी। ठीक है, जबकि हमारा एफ हमें किस डायरेक्शन में दे रखा है, इस डायरेक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। डी प्लस सी करो, तो डी हमें दे रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में और सी हमें दे रखा है इस डायरेक्शन में। पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जो डी प्लस सी होगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। एफ हमें दे रखा है इस डायरेक्शन में, मतलब ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, डी का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन और ई का मतलब ये वाली डायरेक्शन। पैरेललोग्राम बनाओगे तो एफ किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो डी प्लस ई इसकी डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन आपस में क्या कर रही है, मैच कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाए। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 आपका
करेक्ट हो जाना चाहिए। इफ वेक्टर्स दिस एंड दिस आर फंक्शंस ऑफ टाइम देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा? जब आपका ए डॉट बी कितना हो जाए 0। डॉट प्रोडक्ट हमें करना आता है, कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस ओमेगा टी को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। नॉट कॉस मल्टीप्लाई करना था, मैंने ऐड कर दिया। कॉस ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 से। ऐसे ही साइन ओमेगा टी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 से। रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 0। अब ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी, मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वस टू 0। यानी कि कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वस टू 0। कहने का मतलब ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। रेडियंस में लिखना, डिग्रीज में मत लिखना, ऐसा यूनिट रेडियंस है, यानी कि पाई बाय 2 रेडियंस के इक्वल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो टाइम आ जाएगा हमारा पाई अपॉन ओमेगा। तो इस टाइम पर हमारे ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे नोटिस करो कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पर इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, है ना। ये रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन ए मान लेते हैं, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन बी मान लेते हैं, और दोनों का सम हमें कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। मैग्नीट्यूड्स का सम दे रखा है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। मान लो हमारा ए छोटा फोर्स है एंड बी बड़ा फोर्स है, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ए के क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब ए के साथ बनने वाला जो एंगल होगा वो पक्का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए के साथ बनने वाला एंगल कैसे निकालते थे अपन? ए प्लस बी साइन थीटा आता था ऊपर एंड बी कॉस थीटा आता था नीचे। अब 1090 का मतलब क्या होता है? 1090 का मतलब होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 0। तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो डिनोमिनेटर को, तो a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वस टू 0। इसका मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका? माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। तो अब से जब भी कभी आपको ये लाइन लिखी हुई दिखाई देना कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, तो आप डायरेक्ट ये वाली चीज यूज कर सकते हो। तो पक्का फिर जो कॉस थीटा होगा वो नेगेटिव टाइम्स रेशियो ऑफ दैट वेक्टर जिसके रिजल्टेंट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय अदर वेक्टर की इक्वल होगा। तो यहां से तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन है। अब रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन है, कहने का मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, एंड कॉस थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं? माइनस ए अपॉन बी। ये हमें 8 न्यूटन दे रखा है, तो बी से यहाँ पे बी कट गया, मल्टीप्लाई होकर माइनस 2a स्क्वायर बचेगा, माइनस 2a स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो 64 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि बी प्लस ए टाइम्स बी माइनस ए 64 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ऑलरेडी पता है कि b प्लस ए जो है वो कितना है? 16। तो b माइनस ए जो होगा वो हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 16 दैट इज 4। तो दो चीज़ें हमें पता पड़ गई, एक तो हमें पता पड़ गया कि b प्लस ए जो है वो 16 है, और एक हमें पता पड़ गया कि b माइनस ए जो है वो 4 है। अब तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ही सकते हो, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। एक काम करो 1 और 2 को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 20, तो b तो हो जाएगा आपका 10, और 1 में से 2 को आप क्या कर दो? माइनस कर दो, तो ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा 16 माइनस 4 दैट इज 12, तो a की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो सारी कंडीशन पूरी हो रही है। देखो a और b का मैग्नीट्यूड 16 आ रहा है,
और बाकी सारी चीज़ें हो ही रही है, तो 6 and 10 ये हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। The resultant of two vectors p and q is r. If q is doubled, then new resultant vector is perpendicular to p. Then r is equal to, तो हमें ऐसा कह रखा है कि वेक्टर r is equal to वेक्टर p प्लस वेक्टर q। अब क्या हुआ, if q is doubled, आपने q को क्या कर दिया, डबल कर दिया, देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपका जो r डैश है वो हो जाएगा वेक्टर p प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर q। देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी आपको ये लाइन दी जाती है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p, हमें कह दिया गया है कि r डैश वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p। तो इस कंडीशन में जो एंगल होगा, अब एंगल तो सेम ही है, तो वो जो कॉस थीटा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव वो वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिससे आप परपेंडिकुलर बता रहे हो रिजल्टेंट को, दैट इज p डिवाइडेड बाय अदर वेक्टर। अदर वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ q हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस p डिवाइडेड बाय 2q। अब रिजल्टेंट जो ओरिजिनल कंडीशन में हमारा था वो किसके बराबर था, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस पी डिवाइडेड बाय 2q। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस का पी स्क्वायर एंड प्लस का पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा रूट ऑफ क्यू स्क्वायर दैट इज q। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं इनको करने के बाद में तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना कि वेक्टर्स जो है वो कितना आसान टॉपिक है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूँ और हम लोग अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा उस चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए बाय।